शहर में कैलाश का बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेस था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शालिनी, 2 भाई राहुल और रंजन और एक छोटी बहन तान्या थी। मगर कैलाश सबसे ज्यादा प्यार अपने नौकर कृष्णा से करते थे। कृष्णा उनका वफादार नौकर था। वो कृष्णा को अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्णा अपने मालिक कैलाश के हर काम में हाथ बटाता था। मगर कैलाश के 2 छोटे भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो दिन भर कैलाश के रुपयों को दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। एक दिन कृष्णा कैलाश से बोला, छोटे मालिक, आप राहुल बाबू और रंजन बाबू को समझाते क्यों नहीं? आप दिन भर मेहनत से काम करते हैं और वो आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही लुटाते रहते हैं। अरे कृष्णा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं रे? मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे एक वचन लिया था कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन मालिक, ऐसे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं रे, तू बहुत भोला है रे कृष्णा। धीरे धीरे दोनों काम धंधा करने लगेंगे, तू चिंता मत कर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज रात घर में देर से आऊंगा। आज सारे व्यापारियों की मीटिंग है और मुझे उसमें बुलाया गया है। ठीक है छोटे मालिक, आप कितनी भी रात में आएंगे, मैं आपको जागता हुआ ही मिलूंगा। लेकिन क्यों? मालिक, आपको खाना गर्म करके भी तो देना है। कृष्णा की बात सुनकर कैलाश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से ऑफिस चले गए। मीटिंग में शहर का एक और बड़ा व्यापारी राजन कसाना भी बैठा हुआ था। सारे व्यापारियों ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया था। मीटिंग में कैलाश अपने सभी व्यापारी भाइयों से बोले, तुम सब चिंता मत करो, इस बात का फैसला मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। अब तुम सब अपने अपने काम पर जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद राजन कसाना मुस्कुराता हुआ कैलाश के पास आकर बोला, आपको क्या लगता है कैलाश जी कि इन व्यापारियों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत? सीधी सी बात है राजन, व्यापारियों का सारा पैसा आपके सीक्रेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है। अगर अकाउंट में से रुपया कम हुआ है तो आपके ऊपर ही आरोप लगेंगे ना। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। 1 हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप सही है या गलत। देखिए कैलाश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये सच है कि मैंने व्यापारियों के 100 करोड़ रुपए चुराए हैं। अगर आप उन व्यापारियों के सामने मुझे निर्दोष साबित कर दें तो मैं उनमें से 50 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन की बात सुनकर कैलाश बुरी तरह से क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक जोरदार चांटा राजन के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजन, अब तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चले गए। राजन कसाना गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू मुझे जेल तक पहुँचाए। राजन कसाना एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात तुम सब कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दो। मुझे खबर मिली है कि कुछ देर पहले कैलाश ने करोड़ों रुपए का माल अपनी फैक्ट्री में रखवाया है। उसने अभी तक उस माल का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया है। फैक्ट्री जलने के बाद कैलाश सड़क पर आ जाएगा। राजन कसाना के गुंडों ने उसी रात कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दी। कैलाश की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और साथ ही साथ उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का माल भी। कैलाश सड़क पर आ गया। इतने बड़े नुकसान का कैलाश को बहुत बड़ा सदमा लगा और एक रात कैलाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कैलाश की बहन तान्या अपने छोटे भाइयों के नंबर पर कॉल मिला कर थक गई, मगर किसी भी भाई ने उसका फोन नहीं उठाया और कैलाश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज कर सके। कुछ ही देर में कृष्णा कुछ पैसे ले आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कैलाश ने अपने नौकर कृष्णा से कहा, कृष्णा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तू किसी से उधार मांग कर लाया है? नहीं बड़े मालिक, जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने रंजन बाबू की जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे अपनी जेब में रखते हुए देखा था। कृष्णा ने ये बात बोली ही थी कि तभी कैलाश के दोनों भाई गुस्से से आकर बोले, इसने चोरी की है भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब से पैसे निकालने की? बड़े मालिक की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैंने इसी वजह से आपकी जेब से पैसे निकाल लिए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं इनके इलाज पर पैसे खर्च करूं।
आइंदा मेरी जेब में हाथ मत डालना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रंजन बाबू? जब बड़े मालिक का समय अच्छा था तो आपने उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाई, और आज जब उनका बुरा समय आया तो आप उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। मैंने अपनी आंखों से कई बार आपको बड़े मालिक के जेब से पैसे निकालते हुए देखा है, और जब भी मैंने बड़े मालिक से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया। मुझसे जुबान लड़ाता है, बदतमीज नौकर। रंजन ने कृष्णा को बुरी तरह से पीट दिया। बड़े मालिक, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं कुछ कहते? तुमने चोरी की है कृष्णा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप बड़े मालिक? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ आपके इलाज के लिए रंजन बाबू की जेब से पैसे निकाले थे। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? थोड़ा सा बीमार ही पड़ गया, मरा तो नहीं जा रहा था। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कैलाश ने कृष्णा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा आंखों में आंसू लिए चीखते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, और कभी भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा बड़े मालिक। बड़े मालिक, रंजन बाबू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपके इस धक्का देने से बुरा लग रहा है। आज मुझे ये दुनिया समझ में आ गई है। बड़े मालिक के नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही दबा रहता है। इतना बोलकर कृष्णा कैलाश के घर से बाहर निकल गया और गुस्से से एक फुटपाथ पर जाकर रोने लगा कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके नजदीक आकर गिर गया। वो व्यक्ति बुरी तरह से हाँफ रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो गोली लगी है। वो व्यक्ति एक छोटी सी शीशी और एक बड़ी सी फाइल कृष्णा को पकड़ाते हुए बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तुम मुझे यहाँ के मालूम नहीं पड़ते, तुम गाँव के मालूम होते हो। लेकिन ये है क्या? इस शीशी में तैयार किया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे तुम हीरे के कटहल उगा सकते हो, और इस फाइल में उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तभी कुछ लोग हाथ में बंदूक पकड़े हुए कृष्णा की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। कृष्णा वहाँ से भाग गया और सीधा अपने गांव पहुँच गया। कृष्णा की थोड़ी बहुत खेती पड़ी हुई थी। कृष्णा अपने खेतों में कटहल की सब्जी बोने लगा और उसने उस व्यक्ति के बताए अनुसार उस शीशी में केमिकल का प्रयोग कटहल की फसल पर किया तो उसके सामने एक चमत्कार हो गया। पेड़ पर हीरे के कटहल उगाए। ये देखकर कृष्णा खुशी से पागल हो गया। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। माँ देखना, अब मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बड़े मालिक को जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चोर कहा जबकि मैंने उनके लिए ही चोरी की थी। कृष्णा की बात पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैलाश को बहुत समय से जानती हूँ बेटा। जब तू बहुत छोटा था तब वो तुझे बड़े प्यार से यहाँ से ले गया था। उस बेचारे ने तुझे इस वजह से घर से निकाल दिया कि वो गरीब हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके छोटे भाई ने उसके सामने तुझे हाथ लगाया। इसीलिए उसने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कृष्णा गहरी सोच में पड़ गया। अब समझ में आया माँ कि जाते हुए बड़े मालिक रो क्यों रहे थे। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने सारे हीरे के कटहल बेच दिए और बहुत अमीर हो गया। लेकिन जब वो कैलाश के घर पर गया तो उसे पता चला कि कैलाश की पत्नी मर चुकी है और कैलाश के भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है और कैलाश का घर भी बिक चुका है। कृष्णा ने पूरे शहर में कैलाश और तान्या की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते वो कैलाश की फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री का एक पुराना मजदूर कृष्णा से बोला, कैलाश जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कृष्णा, तुमने आने में शायद थोड़ी देर कर दी। मुझे कैसे भी करके एक बार बस बड़े मालिक का पता मिल जाए। जानते हो कृष्णा, मैंने अपने जीवन में कैलाश जी जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सच तो ये है कृष्णा कि कैलाश की फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कृष्णा, वो किसी और ने नहीं बल्कि राजन कसाना ने लगाई थी। बस एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर वो फैक्ट्री में आग लगाने में वो कामयाब कैसे हो गया। मैं कुछ समझा नहीं।
क्योंकि कैलाश जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे गैजेट लगवा रखे थे कि अगर फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग भी करता तो खतरे के सायरन बज उठते, मगर उस रात नहीं बजे। भगवान राजन कसाना को कभी क्षमा नहीं करेगा। इतना कहकर वो मजदूर वहाँ से चला गया, मगर कृष्णा ने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन कृष्णा अपनी कार में कैलाश को ढूंढता फिर रहा था। तभी उसकी नजर रंजन और राहुल पर गई, जो कि कैलाश के सबसे बड़े दुश्मन राजन कसाना के साथ बैठे हुए थे। कृष्णा उनकी कार का पीछा करते करते उनके ऑफिस तक पहुंच गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। रंजन और राहुल राजन कसाना से बातें कर रहे थे। मान गए आपको राजन कसाना जी, आपने भैया की फैक्ट्री में आग लगवा दी और भैया को भनक भी नहीं लगी कि वो आग आपने लगवाई है। कैलाश को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने में मदद करने वाले उनके ही दोनों भाई हैं। 50 करोड़ की रकम के लिए तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को मार सकता है, और फिर तो कैलाश हम दोनों का सौतेला भाई था। तभी कृष्णा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तीनों कृष्णा को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। कृष्णा, तूने ये महंगे कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या कहीं से चुरा कर लेकर आया है? चुरा कर नहीं रंजन बाबू, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए हैं। और तुम दोनों क्या जानो मेहनत करना। तुमने तो सिर्फ अपने बड़े भाई की दौलत को दोनों हाथों से लुटाया है, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कोई सगा भाई भी अपने भाइयों के लिए इतना नहीं करता जितना बड़े मालिक ने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए किया। हाँ, तो तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? फिलहाल मुझे सीधी तरह से ये बता दो कि बड़े मालिक कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ढूंढना ही है तो जाकर उन्हें किसी मंदिर के बाहर ढूंढ। दोनों बहन भाई भीख मांग रहे होंगे। तुम दोनों का मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मालिक तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ईश्वर देगा, लेकिन राजन कसाना, जिस दिन मुझे बड़े मालिक मिल गए ना, उसी दिन मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर कृष्णा गुस्से से बाहर निकल गया। कृष्णा ने पागलों की तरह कैलाश की तलाश जारी रखी। कुछ महीनों बाद कृष्णा एक मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कैलाश और उसकी छोटी बहन तान्या मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। ये देखकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ कैलाश के पास पहुंच गया। मैं आ गया मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं आपके थप्पड़ को समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझा। कृष्णा को अमीर देखकर कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तान्या के भी। तेरे जाने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई कृष्णा, और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरी फैक्ट्री में आग मेरे ही भाइयों ने लगवाई थी, और भगवान ने उन्हें इस बात की सजा भी दे दी। वो दोनों परसों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपको पूरी बात नहीं पता बड़े मालिक, इस खेल का असली सूत्रधार राजन कसाना था। उसने ही रंजन बाबू और राहुल बाबू को भड़काया और उन दोनों को 50 करोड़ का लालच देकर आपकी फैक्ट्री में आग लगवाई। असली मुजरिम राजन कसाना है। तभी अचानक कैलाश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर कृष्णा और तान्या बुरी तरह से घबरा गए। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको अभी और इसी वक्त अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं कृष्णा नहीं, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। दरअसल मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद तू तान्या का ख्याल रखना, उससे शादी कर लेना और राजन कसाना को छोड़ना मत। इतना कहकर कैलाश ने दम तोड़ दिया। कृष्णा ने कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया और उसी दिन तान्या से विवाह भी कर लिया। कृष्णा अब बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। कृष्णा ने ठीक राजन कसाना की तरह उसकी ही फैक्ट्री में आग लगवा दी। राजन कसाना भी सड़क पर आ गया, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा अपनी पत्नी तान्या को लेकर अपने गांव चला गया और वहाँ एक कोठी बनवाकर रहने लगा। कृष्णा आज भी हीरे के कटहल उगाता है। प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है
उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं जाते वक्त खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी पर? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया। वो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दिया ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ले ठाकुर के, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ की पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक आज वो हल लाने में थोड़ी देरी हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़कर जाना। वो क्या है कि अन्य खेतों को भी जोतना है ना, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा। जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जोहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए मुझे कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हीरा है, पन्ना का। अरे तुम अपना काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जोहरी से पैसे लेकर अपने घर शाम से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ, घर पर हो या नहीं? मालिक आप यहाँ? किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या बात हो गई मालिक? अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल बाहर तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब हल पर पड़ती है
तो वो अपनी पत्नी रूपा को बुलाकर उससे कहता है, अरे अरे भाग्यवान, ये देखो, हमारे हल से वो मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल की मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितने बुद्धू हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल्का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय बहुत थी। उस ठाकुर ने तुमसे वो लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो अकल ही मारी गई थी उस समय। तुम चिंता मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरा जादुई हीरे का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, चमकदार होंगी और बहुत ही स्वादिष्ट फसल उगेंगे। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी रूपा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट आएंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, अब इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। आपके दादाजी अगर और कुछ दिन पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्हें जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बहुत मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में सब उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। तो मुझे, अरे यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आगे ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी इतनी बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है तुमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने तो मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन भगवान की महिमा कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहां उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसके अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे बचाओ, भागो भागो यहाँ से। अरे मालिक, आपकी वजह से मैं भी चिपक गया मालिक। और तुरंत ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे इस घर में एक पल भी रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। अब के मैं आपसे यहाँ के काम करने नहीं आऊंगा। मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठाकुर और नौकर को उनकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की तस्वीर देखकर
मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।